हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल गुरु आस्था कैरियर क्लासेस में। हम कक्षा 10वीं के गणित के चैप्टर नंबर 1 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस चैप्टर में हमको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, जैसा कि आपको पीछे दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो इस चैप्टर में जो जो टॉपिक होगा उसको हम पूरे डिटेल से पढ़ेंगे, पूरे एनालिसिस के साथ कि क्या क्या चीज़ें इसमें किस प्रकार से सवाल को हल करना है। बोर्ड में यदि आपको 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स चाहिए तो यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है, तो ध्यान दीजिएगा इस वीडियो को। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं अपने इस चैप्टर को। आपसे बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि यदि मेरी वीडियो आप यदि लास्ट तक देखते हो और आपको लास्ट तक मेरी वीडियो देखते थे, यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और नीचे वाले बेल आइकन को जरूर दबाइएगा कि ताकि मेरी जो वीडियो है आप तक पहुंच सके। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे चैप्टर का नाम आपको ऊपर दिखाई दे रहा होगा, वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं में हमको कुछ टॉपिक्स पढ़ने हैं, कुछ टॉपिक्स नहीं पढ़ने हैं। अब ऐसा क्यों है भैया कि कुछ टॉपिक्स पढ़ने कुछ टॉपिक्स नहीं पढ़ने? इसका देखो मेन रीजन यह है कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड सभी जगहों पे एनसीईआरटी ही चल रही है, बट इसमें बस थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस यह है कि कहीं कहीं पर एनसीईआरटी जो चल रही है उसमें सिलेबस को काट के छोटा कर दिया गया है। ठीक है, और कहीं कहीं पर वही पुराना वाला सिलेबस चल रहा है। तो जो नया वाला सिलेबस है उसमें कुछ चैप्टर को काट के हटा दिया गया है और जो पुराना वाला सिलेबस है उसमें कुछ चैप्टर को पहले से रखा गया है। तो चलिए इन्हीं सभी बातों पर पहले चर्चा करेंगे, क्या क्या चीज़ें हमको पढ़नी है, क्या क्या चीज़ें नहीं पढ़नी है। तो चैप्टर नंबर 1 में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, क्या क्या नहीं पढ़नी है, उस पर हम लोग सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, हमको टोटल पुरानी वाली की जो किताब थी हमारी, उस पुरानी वाली किताब में ये 4 चैप्टर पढ़ने थे। 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 4 अभ्यास हुआ करते थे। बट अभी क्या है कि अभी वाले सिलेबस में आपको केवल 2 अध्याय ही पढ़ने हैं और नई वाली बुक में, और पुरानी वाली बुक में कहीं कहीं पर पुरानी वाली बुक ही चल रही है अभी तक, तो पुरानी वाली बुक में चारों के चारों अध्याय आपको देखने को मिलते हैं। तो चलो देखते हैं कहाँ कहाँ क्या क्या हमको पढ़ना है। देखो बच्चा, सबसे पहले आपको हम बता दें कि आप सभी लोगों को, जितने बच्चे हमको देख रहे हैं इस टाइम में, सभी बच्चों को बता दें कि ये 2 चैप्टर जो हैं सभी बच्चों को पढ़ना है। 2 चैप्टर सभी लोगों को पढ़ना है, चाहे जिस भी बोर्ड के आप हो, चाहे आप यूपी बोर्ड के हो, चाहे एमपी बोर्ड के हो, चाहे आप राजस्थान बोर्ड के हो। ठीक है, आप कहीं के भी हो, यदि आपके यहाँ एनसीईआरटी चल रही है तो आपको यह 2 चैप्टर सबके लिए कंपलसरी है कि पढ़ना ही पढ़ना है। बट यह 1.1 जो 1.1 प्रश्नावली है, यह केवल और केवल बिहार बोर्ड के बच्चों को पढ़ना है। ठीक है, और यह जो 1.4 वाली प्रश्नावली है यह अभी किसके लिए भैया? यह अभी बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए। क्यों है? देखो, पुरानी वाली बुक में ये चारों चैप्टर आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन जो नया बुक आया है, नया एडिशन आ रहा है एनसीईआरटी का, उसमें आपको यह 2 चैप्टर देखने को नहीं मिलेंगे। तो हम प्रयास करेंगे कि ये चारों के चारों चैप्टर आपके समाप्त हो, एक को खत्म करें, उसके बाद 1.2, 1.3, 1.4 ये सभी टॉपिक्स हमको पढ़ने हैं। बस हम प्रयास करेंगे कि जो नई वाली बुक है उसके अनुसार चला जाए। उसके अनुसार चलने का मतलब क्या? पहले 1.1 प्रश्नावली को, फिर उसके बाद 1.2 को खत्म किया जाएगा। 1.1 कहने का मतलब क्या? पहले इस वाले चैप्टर को पढ़ेंगे, इसके बाद इस वाले चैप्टर को। ठीक है, जब 2 चैप्टर पढ़ने के बाद फिर उसके बाद यह 2 चैप्टर को लास्ट में पढ़ लिया जाएगा। ठीक है बच्चों, बात क्लियर है? तो चलो देख लेते हैं हमारा चैप्टर कौन कौन सा है। पहला चैप्टर है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम तथा प्रमेय। दूसरा है अभाज्य गुणनखंडों द्वारा एलसीएम व एचसीएफ। देखो, एलसीएम और एचसीएफ निकालना तो सबको आता है, हमको पता है, क्योंकि आप 10वीं में हो और एलसीएम एचसीएफ ना है ऐसा हो नहीं सकता। छोटा सा प्रश्नावली है, फटाक से खत्म हो जाएगा। यह आपके लिए थोड़ा सा नया होगा। सिद्ध कीजिए कि दी गई संख्या अपरिमेय संख्या होगी, और यह पूरा फिक्स रहता है। इसमें से आपके पेपर में क्वेश्चन 100% आते हैं। ठीक है, तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर रहेगा। इसमें से आपको हमेशा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन देखने को जरूर मिलता है, 3 नंबर का, 5 नंबर का हमेशा पूछता रहता है। ठीक है, तो ये 2 चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाएंगे, और ये 2 चैप्टर है सभी के जो बिहार बोर्ड के बच्चे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। इसमें से क्वेश्चन बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए बनता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर। स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी चीज हम सीखेंगे कि संख्याओं के बारे में सबसे पहले जाना है। संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? तो चलो बच्चों, बिना देरी किए सबसे पहले संख्याओं को सीखेंगे। तो देखो बच्चों, सबसे पहले हमारी जो संख्याएं आएंगी, सबसे पहली संख्या होगी प्राकृतिक संख्या। नाम तो सुना होगा आपने, इसको सबसे पहली संख्या क्या होगी? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या। अब प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी होती हैं भैया? सबसे पहला हमारा यही रहेगा, प्राकृतिक संख्या। देखो, प्राकृतिक संख्या कौन कौन सी होती हैं? वे संख्याएं जो 1 से स्टार्ट हो, 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7 डॉट डॉट डॉट, यानी ऐसी चलती चली जाए, यानी 1 से स्टार्ट हो चलती हुई चली जाए जहां तक, ऐसी संख्याओं को बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। याद रहेगा, ऐसी संख्याएं जो 1 से स्टार्ट हो और चलते चलते अनंत तक चली जाए उसको बोलेंगे प्राकृतिक संख्या। स्टार्ट कहां से होनी चाहिए? 1 से स्टार्ट होनी चाहिए। दूसरी हमारी संख्या रहेगी बच्चा पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, ठीक है, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या जो होती है, देखो प्राकृतिक संख्या जो है उसके आगे क्या लगा दो? 0 को ऐड कर लो बस। 0, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 ऐसे चलता चला जाए। यानी प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है, जो पूर्ण संख्या होती है वो 0 से स्टार्ट होती है, ठीक है। प्राकृतिक संख्या 1 से और पूर्ण संख्या 0 से, ठीक। तो जो संख्या 0 से स्टार्ट होगी उसको क्या बोलेंगे? पूर्ण संख्या। और तीसरी चीज हमारी रहेगी, ध्यान देना इसको, तीसरी संख्या हमारी रहेगी पूर्णांक। नाम क्या है इसका भैया? पूर्णांक, ठीक है। पूर्णांक क्या होता है? देखो ये जो पूर्ण संख्या है ये 0 से स्टार्ट हुई थी ना, 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे स्टार्ट हुआ था। बस क्या करो, 0 के इधर आप माइनस वाले को भी ले लो, -1, -2, -3, ऐसी संख्या जो होगी उसको हम बोलेंगे पूर्णांक। बात समझ में आई कि पूर्णांक किसे कहा जाएगा? पूर्णांक, देखो पूर्णांक एक ऐसी संख्या होती है जो पूरी पूरी लिखी जाए, 10 न तो दशमलव में हो न तो भिन्न में हो, ठीक है। तो ऐसी संख्या जो होगी वह कहलाएगी पूर्णांक। पूर्णांक सीधा सीधा कहने का मतलब क्या? यह वाली जो संख्या होगी यह दशमलव में नहीं होनी चाहिए। किसमें नहीं होनी चाहिए भैया? दशमलव में नहीं होनी चाहिए, दशमलव में नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। यह बात क्लियर हुई। अब देखते हैं अपनी चौथी संख्या को। चौथी संख्या का नाम है परिमेय संख्या। चौथी संख्या कौन सी है भैया? चौथी संख्या हमारी परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या क्या होती है? देखो परिमेय संख्या एक ऐसी संख्या होती है जिसे हम p बटा के q के रूप में लिख सके, यानी भिन्न के रूप में लिख सके, और भिन्न में जो हर होता है उसको 0 नहीं होना चाहिए। देखो कहने का मतलब क्या है कि एक ऐसी संख्या जिसे हम p बटा के q के रूप में लिखें, यहां पे लिखेंगे एक ऐसी संख्या, एक ऐसी संख्या जिसे p बटा के q के रूप में लिखा जाए, p बटा के q के रूप में लिखा जाए, ठीक है, p बटा के q के रूप में लिखा जाए। तथा ये जो q जो है वह 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी 0 नहीं होना चाहिए q कभी भी। यह बात दो क्लियर हुई, कोई समस्या तो नहीं है। आगे बढ़ जाए कि यह जो p बटा q के रूप में लिखा होना चाहिए और q का मान 0 नहीं होना चाहिए। और एक बात और ध्यान देना है, जहां p व q यह दोनों के दोनों क्या होने चाहिए भैया? दोनों के दोनों पूर्णांक होने चाहिए, दोनों पूर्णांक होने चाहिए, ठीक है। तो दोनों के दोनों पूर्णांक होने चाहिए, तब ऐसी संख्या को बोलेंगे परिमेय संख्या। देखो कहने का मतलब क्या, ध्यान से समझना। जैसे कि हमने एक संख्या लिखा 5 बटा के 7, एग्जाम्पल लिख रहे हैं हम, ठीक है। 5 बटा के 7, देखो 5 ये p हो गया और ये हमारा q, p बटा के q, और q का मान जो है 0 के बराबर नहीं है। यह बात समझ में आई। ऐसे हमने लिख दिया 7 बटा के 9, देखो यह ऊपर p है नीचे q है, p बटा के q, q का मान 0 नहीं है। और एक बात और ध्यान देना, p व q दोनों पूर्णांक होने चाहिए। देखो ध्यान से, p और q दोनों के दोनों p q है ना, p और q दोनों को पूर्णांक है, क्या पूर्णांक ही है। आप ऐसे भी लिख सकते हो चाहो तो -7 बटा के 8, ठीक है, ऐसे भी लिख दो। तो ये दोनों दोनों क्या है भैया? पूर्णांक ही तो दिखाई दे रहा है। पूर्णांक का मतलब क्या? आप माइनस लो प्लस लो, जैसा मन करे वैसा लो, ठीक है। तो ये हमारे हो गए परिमेय संख्या। यहां तक बात क्लियर है, तो आगे बढ़ जाए, कोई समस्या नहीं है। अब इसके बाद आती है परिमेय संख्याओं के बाद हमारा पांचवा टॉपिक आता है, पांचवी संख्या जो होती है वो होती है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या क्या होती है भैया? अपरिमेय संख्या का मतलब क्या? वे संख्या जो परिमेय न हो, वे संख्या जो परिमेय नहीं हो, ठीक है, वे संख्या जो परिमेय न हो। इसका मतलब क्या है? जो संख्या परिमेय न हो,
परिमेय न होने का मतलब क्या, इसे p बटा के q के रूप में लिख दो, लेकिन p और q का मान पूर्णांक लिख दो। जैसे कि हमने लिख दिया करनी में 3, करनी में 9, 7 प्लस करनी में 8, सॉरी करनी में 3, 9 नहीं, करनी में 7, करनी में 5, इस टाइप की संख्याएं हो जाए। ठीक है, तो इस टाइप की संख्या क्या कहलाएंगी, परिमेय संख्या, क्योंकि इन संख्याओं का जब आप मान निकालोगे तो सभी की सभी संख्याएं दशमलव में आएंगी। और दशमलव में आने का मतलब क्या, वे जब दशमलव में आना शुरू होंगी तो वह दोनों पूर्णांक नहीं होंगी, और पूर्णांक नहीं होंगी तो वह परिमेय संख्या नहीं होंगी, और जब परिमेय संख्या नहीं होंगी तो कौन सी संख्या होंगी भैया, अपरिमेय संख्या। यह बात क्लियर हुई, किसी कोई समस्या तो नहीं है। फिर से एक बात समझ लो, हमने क्या बोला कि यह जो संख्या है करनी वाली, इनको जब आप दशमलव प्रसार करोगे तो दशमलव में आएंगी, इनका जो मान आएगा दशमलव में आएगा। ठीक है, ये दशमलव में मान आ रहा है तो इसका मतलब क्या कि जब दशमलव में आ रहा है तो ये दोनों पूर्णांक नहीं होंगे। ठीक है, पूर्णांक का मतलब क्या, दशमलव में नहीं होना चाहिए ये, लेकिन ये दशमलव में आ रहा है, दशमलव में आने का मतलब पूर्णांक नहीं होगा, अब पूर्णांक नहीं होने का मतलब क्या, परिमेय संख्या नहीं होगी, और जब परिमेय संख्या नहीं होगी तो होगा क्या, अपरिमेय संख्या। यह बात क्लियर है तो बोल दो, फिर हम आगे बढ़ जाए, कोई समस्या नहीं है। और अब ठीक है, आगे चलते हैं। अब लास्ट हमारा जो टॉपिक रहेगा बच्चों, रहेगा वास्तविक संख्या, जो कि चैप्टर का नाम है, वास्तविक संख्या। यदि इतना समझ में आ गया तो आप मजे से पूरा चैप्टर खत्म कर डालोगे, इसकी गारंटी हमारी है। वास्तविक संख्या क्या होती है, देखो वास्तविक संख्या एक ऐसी संख्या होती है जिसमें परिमेय और अपरिमेय सभी संख्या आती हैं। इसमें लिखेंगे वे सभी संख्या, वे सभी संख्या जिसमें परिमेय व अपरिमेय, परिमेय व अपरिमेय सभी संख्याएं, परिमेय व अपरिमेय सभी संख्याएं हो। परिमेय व अपरिमेय सभी संख्याएं हो, ऐसी संख्याओं को बोलते हैं वास्तविक संख्याएं। यहां तक बात क्लियर है, कोई समस्या नहीं है। हमने आपको क्या बताया, एक बार फिर से पूरा रिवाइज करवा दे रहे हैं आपके लिए। देखो सबसे पहले हम पढ़े वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या वे संख्याएं जो 1 से स्टार्ट होती है अनंत तक जाते हैं, उनको बोलते हैं, सॉरी प्राकृतिक संख्या। पहले प्राकृतिक संख्या वे संख्या जो 1 से स्टार्ट होती है और अनंत तक जाए, प्राकृतिक संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है, जो 0 से स्टार्ट है और अनंत तक चली जाए, उनको पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्णांक क्या होता है, जो पूर्ण संख्या है उसमें माइनस वाले को ऐड कर दो, वो पूर्णांक हो जाएगा, और इसमें दशमलव वाली चीजें नहीं होनी चाहिए। उसके बाद हमारा परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है, एक ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिख सकें, तथा q का मान 0 नहीं होना चाहिए, जहां p व q दोनों पूर्णांक होने चाहिए, जैसे एग्जाम्पल हमने बताया। उसके बाद अपरिमेय संख्या, वे संख्याएं जो परिमेय नहीं होती हैं उनको अपरिमेय कहते हैं। जैसे करनी वाली जितनी संख्या होती है वह अपरिमेय होती है, दशमलव वाली जितनी संख्या होंगी अपरिमेय होंगी। वास्तविक संख्याएं वे संख्याएं जिसमें परिमेय व अपरिमेय दोनों आ जाए। वास्तविक संख्या क्या होंगी भैया, जिसमें परिमेय व अपरिमेय दोनों आए, उसको कहेंगे वास्तविक संख्या, जो परिमेय अपरिमेय दोनों आए। इस देखो वास्तविक संख्या एक ऐसी संख्या होती है जिसमें सभी के सभी आ जाते हैं, ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी सारे लोग आएंगे। ठीक है, तो ऐसी संख्या जिसमें सभी लोग आ जाए उसको वास्तविक संख्या कह सकते हो, या फिर सीधा सीधा डिफिनेशन इसका ऐसा रख सकते हो आप कि सभी परिमेय संख्या व अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या कहलाती है। यहां तक बात क्लियर है, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। एक बात और ध्यान देना, सभी प्राकृतिक संख्याएं वास्तविक संख्या होती हैं, सभी पूर्ण संख्याएं वास्तविक संख्या होती है, सभी पूर्णांक भी वास्तविक संख्या होती है, परिमेय भी वास्तविक होता है, अपरिमेय भी। ये दो चीज तो आपको क्लियर होगा कि परिमेय और अपरिमेय वास्तविक होता है। जरा एक बार इन तीनों को भी देख लेना। जैसे कि हमने एक चीज लिख दिया, यहां से हमने लिया -3। -3 जो है, आप बोलोगे भैया -3 जो है वो एक पूर्णांक है, -3 को न लेके 3 ले लेते हैं, थोड़ा आसान पड़ेगा हमारे लिए, क्योंकि 3 तीनों में दिखाई दे रहा है। 3 ले लेते हैं, जरा ध्यान देना। 3 किसमें आ रहा है, 3 एक प्राकृतिक संख्या है, जी सर जी प्राकृतिक संख्या है। 3 पूर्ण संख्या है, जी सर जी पूर्ण संख्या है। 3 पूर्णांक है, जी सर जी 3 पूर्णांक है। 3 क्या परिमेय संख्या है, ये भी देख लेते हैं। यदि 3 के बट्टा में 1 कर दें तो 3/1 जो होता है वो 3 ही आएगा, जो कि p/q के रूप का होता है। यानी 3 क्या निकला भैया, परिमेय संख्या निकला। और परिमेय संख्या को क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या। यानी वास्तविक संख्याओं में प्राकृतिक संख्या भी आ जा रही है, पूर्ण संख्या भी आ रही है,
पूर्णांक भी आ रहा है, परिमेय भी आ रहा है और अपरिमेय भी आ रहा है। यानी वास्तविक संख्या एक ऐसी संख्या होगी जिसमें सभी की सभी संख्याएं इंक्लूड होती हैं, सभी की सभी संख्याएं आ जाती हैं। यह बात क्लियर है बच्चों? कोई समस्या तो नहीं है? जल्दी से इस चीज को नोट डाउन कीजिएगा, फिर हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। आगे तक बात क्लियर है? कोई समस्या तो नहीं होनी चाहिए किसी को? ठीक है, आगे बढ़ जाए, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आपको इसमें देखो, आपका जो पहला चैप्टर है उसका नाम है अभाज्य गुणनखंड के द्वारा एलसीएम व एचसीएफ ज्ञात करना। क्या चीज? अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा एलसीएम व एचसीएफ ज्ञात करना। तो अभाज्य गुणनखंड क्या होता है उसको समझना। सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड समझ लो। अभाज्य गुणनखंड का मतलब क्या? अभाज्य संख्या से। और अभाज्य संख्या क्या होती है भैया? देखो भैया, सबको चीजें आती हैं, कुछ लोगों को चीजें नहीं आती, इसलिए हम पूरे बेसिक से चलेंगे। अभाज्य संख्या क्या होती है उसको समझ लेना पहले। अभाज्य संख्या क्या होती है? वे संख्या, थोड़ा सा पेन आपके लिए चेंज कर दें, वे संख्याएं जिसमें खुद का व जिसमें के बाद जिसमें केवल खुद का व एक का भाग जाए, ठीक है, जिसमें केवल खुद का व एक का भाग जाए, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। उसे अभाज्य संख्या कहते। ध्यान दीजिएगा, हमने क्या बोला कि वे संख्याएं जिसमें केवल खुद का व एक का भाग जाए उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो सीधा सीधा मतलब क्या है कि एक ऐसी संख्या लेनी चाहिए जो एक से कट जाए। एक से तो सारी संख्याएं कट जाती हैं, भाग दो कट जाएंगी सारी संख्याएं, और उसके अलावा किसी और से वो ना कटे, खुद से ही डायरेक्ट जाए कटे। जैसे कि 2 हो गया, हमने लिख दिया 2। देखो, 2 को 1 से काटोगे कट जाएगा, और 2 को 2 से काटोगे कट जाएगा। 2 को 1 से काटोगे तब भी कटेगा, और 2 को 2 से काटोगे तभी कटेगा। यह बात समझ में आई? ठीक है। और किसी से 2 को काट सकते हो क्या? पूरा किसी को काट सकते हो 2 से? नहीं काट सकते। ठीक है, ऐसे ही हमने ले लिया 3 देखो, 1 से कटेगा और खुद से कटेगा, और किसी से नहीं कटने वाला। और कोई इसको काट सकता है क्या? नहीं काट सकता। ऐसे ही देखो, हमने एक और संख्या ले ली, मान लो 4 लेके एक बार देखते हैं। 4 देखो, 1 से कटता है, 4 जो है 2 से भी कटेगा, और 4 जो है अपने आप से भी कटेगा। यानी देखो, 1 से कट रहा है, खुद से कट रहा है, लेकिन एक और से कट गया, यानी अब अभाज्य संख्या नहीं होने वाला। यह बात क्लियर हुई बच्चों? देखो, अभाज्य संख्याओं का मतलब क्या है, एक बात थोड़ा सा ध्यान देना। कुछ अभाज्य संख्या आपके लिए हम लिख दे रहे हैं। अभाज्य संख्या कौन कौन सी है देख लेना ध्यान से। सबसे पहले आपका होगा 2, 3, 5, 7, उसके बाद 11, फिर 13, फिर 17, 19, फिर उसके बाद आपका हो जाएगा ऐसा कि 23, 29, 31, 37, 41, 43। ठीक है, ऐसी संख्या आएंगी। यहां तक आपके लिए काफी, इतना याद कर लो, आप अभाज्य संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड कर लोगे। ठीक है, तो यह आपकी कुछ अभाज्य संख्याएं आपके सामने लिखी गई हैं जो कि आपको ध्यान देना है। पूरा एकदम याद कर डालो इसको। देखो, फिर से आपको याद दिलाते, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43। ऐसे ही आपको याद करने भैया। देखो, अभाज्य संख्या क्या है? वे संख्याएं जो केवल खुद से और एक से कटे, किसी और से न कटे, उसी को बोलते हैं अभाज्य संख्या। तो कुछ इसमें हमारे नोट्स हैं, उस नोट्स को ध्यान देना। कुछ पॉइंट्स हमारे हैं। पहला पॉइंट यह रहेगा कि जो 2 होता है, किसकी बात हो रही भैया? 2 की। ये जो 2 है, ठीक है, ये 2 जो है भैया, ये केवल और केवल एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो कि सम संख्या होती है। ठीक है, यह एक लौती सम संख्या है, एकलौती सम संख्या है जो कि अभाज्य होती है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि ऐसी कौन सी संख्या है जो कि, ऐसी कौन सी सम संख्या है जो अभाज्य है, तो वह केवल 2 होती है। इसके अलावा कोई भी संख्या सम नहीं होती जो कि अभाज्य हो। ठीक है, तो 2 एकलौती एक ऐसी सम संख्या है जो कि अभाज्य होती है। बाकी जितनी सारी संख्याएं आपको दिखाई देंगी इधर, सारी की सारी विषम संख्याएं। देख लो,
सारी विषम संख्याएं भी होती हैं। तो सारी विषम संख्याएं क्या होंगी, अभाज्य संख्याएं होती हैं। जितनी विषम संख्या लिखी गई यहाँ पे ना, विषम संख्याएं होती हैं वो अभाज्य में आती हैं, और सम संख्या में बस केवल केवल दो ही जो होता है अभाज्य संख्या में आता है। ठीक है, यह बात क्लियर है, तो जल्दी से इस बात को नोट डाउन। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने प्रश्नावली 1.1 को। प्रश्नावली 1.1 में अभाज्य संख्या, अभाज्य गुणनखंड के द्वारा एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो चलो ध्यान देना, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या, ध्यान देना, अपने प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो अभाज्य गुणनखंड करना है, पहला क्वेश्चन है 140। 140 का अभाज्य गुणनखंड कैसे करना है, ध्यान देना, ऐसे कर लो, ठीक है, ऐसे तो करना होता होगा ना। 2 से काटो, 2 से काटोगे 70 बार में कटेगा। अभी 2 से कट रहा है क्या, 2 से कट रहा है सर जी, 35 बार में कट रहा है। अभी 2 से कटेगा नहीं, 3 से कट रहा है नहीं, 5 से कटेगा, 5 7 35, 7 सर जी 7, 5 से कट जाएगा, 7 से कटेगा डायरेक्ट, 7 एक कम 7। तो ये हमारे देखो अभाज्य गुणनखंड हो गया। तो यहां पर लिखेंगे 140 का अभाज्य गुणनखंड। 140 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा भैया हमारे पास, 2 गुणे 5 गुणे 7। यदि इसको घात के रूप में लिखना हो तो 2 कितनी बार आया है, 2 बार आया, 2 की घात 2 हो जाएगी, गुणे 5 की घात 1 और 7 की घात 1। देखो जितनी बार है उतनी घात के रूप में लिख देते हैं। तो ये हो गया भैया हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट। यहाँ तक किसी कोई समस्या तो नहीं है। ऐसे ही दूसरे क्वेश्चन को देखेंगे, ध्यान से देख लो, पूरा समझ में आ रहा कैसे हमने किया है। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन में देखो क्या दिया गया, 156 दिया है, 156 का निकाल लो यहाँ से, यहाँ पे से कर दे रहे। दूसरा क्वेश्चन किसका भैया, 156 का है, 156 का यहाँ निकालते हैं। चलो 156, सेम वही प्रोसेस, 2 से कट रहा है, 2 से काटो, 2 7 14, 2 8 16, 2 से कट रहा है अभी भी, 2 से काटो, 2 3 6, 2 9 18, 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 3 एक कम 3, 3 तरीके 9। अब देखो 3 से नहीं कटेगा, अब किससे कटेगा डायरेक्ट भैया, ये 13 से कटेगा, 13 एक कम 13। तो 156 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 156 का अभाज्य गुणनखंड। ये वाला आपने नोट कर लिया होगा, इसको इरेज कर देना आपके लिए। ठीक है, दूसरा सवाल का यह आ था, यहाँ पर हो जाएगा, लिखेंगे 156 का अभाज्य गुणनखंड। 156 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा भैया हमारे पास, 156 का अभाज्य गुणनखंड हमारे पास क्या है, 2 गुणे 2, 3 गुणे 13। ये हो गया 156 का अभाज्य गुणनखंड। तो ध्यान देना, यहाँ पर हमको क्या दिखाई दे रहा है, 2 2 बार आया है तो 2 की पावर 2 हो जाएगा, 3 एक बार आया है 3 की पावर 1 हो जाएगा, 13 एक बार आया है 13 की पावर 1। ये हो गया हमारा अभाज्य गुणनखंड। इस प्रकार से हम अभाज्य गुणनखंड करना है। किसी कोई समस्या तो नहीं आ रही है, सब चीज समझ में आ रही है। इसके बाद अब हम देखते हैं अपने तीसरे नंबर के प्रश्न को। तीसरा प्रश्न में क्या लिखा है भैया, तीसरा प्रश्न में 3 8 2 5, इसका अभाज्य गुणनखंड करना है, करते हैं। देखो किसे कट रहा है, 5 2 7, 7 3 10 8 18, 3 से कटेगा डायरेक्ट, 3 एक कम 3, 3 दूना के 6, 3 7 21, 3 5 15, 3 एक कम 3, 3 दूना के 6, 3 7 21, 3 5 15। ठीक है, अभी 3 से कटेगा क्या, 3 से कट जाएगा, 3 चौको 12। ठीक है, फिर उसके बाद 3 दूना के 6 और 3 5 15। ठीक है, अभी 3 से कटेगा क्या, 5 2 7, 7 4 11, नहीं कटने वाला 3 से। अब किससे कटेगा भैया, 5 से कटेगा, 5 8 40, 5 25। ठीक है, अभी 5 से कट रहा है, 5 एक कम 5, 5 7 35, 17 से कटेगा क्या, 17 एक कम 17। तो इस प्रकार से हम संख्याओं को काट सकते हैं। ठीक है, पहले 3 से काटे, फिर 3 से, फिर 5 से, 5 से, फिर 17। देखो सभी अभाज्य संख्याएं हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 3 8 2 5 का अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड, इसका अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा भैया, इसका अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा हमारा पास 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 13 17। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 3, देखो 2 बार आया है, 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 5 2 बार आया है, 5 का स्क्वायर हो जाएगा, और गुणे 17। ये हो गया हमारा 3 8 2 5 का अभाज्य गुणनखंड। कोई समस्या तो नहीं है यहाँ तक, नोट कर लो यहाँ तक। ठीक है, आगे बढ़ जाए।
पूरा बात समझ में आ रही है, क्लियर है पूरा? यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और नीचे बने बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। हालांकि मैं जानता हूँ स्टार्टिंग में यदि मेरी वीडियो आपको पसंद ना आए हो, बट यहाँ पे मैं प्रयास करूंगा कि आपको बताने में और समझाने में कोई कसर न छोड़ूं। ठीक है, मेरा प्रयास यही रहेगा कि आपको पूरी वीडियो में पूरे अच्छे से इसको समझाया जाए। ठीक है, मेरा 1% भी ऐसा दावा नहीं है भैया कि आपका अब हम टाइम वेस्ट करें। टाइम हम आपका 1% भी वेस्ट नहीं करना चाहते, बस आपको हम समझाएंगे कि सवाल कैसे लगाना है आपको बोर्ड में। ठीक है, हम आपको पूरा 100 आउट ऑफ 100 कराने का प्रयास करें कि आप बोर्ड में जाओ, बैठो, सवालों को देखो, फटाफट करते चले जाओ। हमारा प्रयास यही रहेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 4। तो ध्यान देना क्वेश्चन नंबर 4 को, किससे किससे कट रहा है। यहां तक किसी कोई समस्या तो नहीं है? क्वेश्चन नंबर 4 जल्दी से नोट कर लो पहले, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है? ये आपका है 5005 है, इसका करना है भाज्य गुणनखंड। चलो करते हैं। देखो 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से भी नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से कट सकता है। 5 से काटते हैं। 5 एकम 5, 0 0 नहीं कटेगा, 5 एकम 5। अब किससे कट रहा है भैया? 1 डबल 0 1। ऐसा कि 7 से काट के देखते हैं क्या कट जाए। 7 एकम 7, 7 एकम 7, 3 0, 7 चौक 28, 2 1, 7 तरीके 21, 7 से कट जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब किससे कट रहा है? देखो 11 डायरेक्ट दिख रहा है, 11 से कट रहा है सीधा सीधा। 11 एकम 11, 3 बचेगा, 3 11 यहाँ 33, फिर उसके बाद 13 से कट जाएगा, 13 एकम 13। ठीक है, अब देखो थोड़ी कैलकुलेशन आपको भी मजबूत करनी होगी, किससे संख्याएं कट रही हैं। यदि आप कैलकुलेशन मजबूत नहीं करोगे तो आप 10 के एग्जाम में पक्का फेल हो जाओगे। थोड़ी कैलकुलेशन पे ध्यान देना होगा बच्चों। देखो मेरी कैलकुलेशन तो तेज है, मैं आपको समझा सकता हूँ सवाल कौन कौन से पॉइंट्स यहाँ पे हम फटाफट कर सकते हैं। तो ध्यान देना, मेरी कैलकुलेशन तेज होने की वजह से मैंने फटाफट ही सारे सवाल कर लिए। कि पहले 5 से काटे थे, 5 से कट रहा था, काट दिया हमने। फिर 7 से देखिए, 7 से कटने लायक लग रहा था तो 7 से एक बार ट्राई किया हमने, तो 7 से कट गया। फिर 11 से और 13 से, ऐसे चेक करना एक एक करके। पहले छोटी संख्या, उसके बाद उससे बड़ी, उसके बाद उससे बड़ी, इस प्रकार की संख्याएं आपको लेनी है। ठीक है, तो इसका भाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा? यहाँ पर लिख देंगे 5 डबल 0 5 का अभाज्य गुणनखंड। इसका अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा भैया? 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। देखो सभी एक एक बार आई हैं, तो इनको घात के रूप में लिखने का कोई फायदा नहीं है। तो इसी प्रकार से आप इसको लिख के छोड़ सकते हो। कोई समस्या तो नहीं आ रही है यहाँ तक? यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखो यह चीज़ समझ में आई हमने कैसे किया, कोई दिक्कत तो नहीं है? यहाँ तक आपको समझ में आया? ये लास्ट सवाल बचा है, इसको भी देख लेते हैं लगे हाथ, कि ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, ये क्लियर है? तो चलो आगे बढ़ जाते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है, ध्यान दीजिएगा इसको। अगला और लास्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा है? 7429। इसका निकालना है 5वें वाले का। ये क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं। ठीक है, ये 5वां वाला है। इसका भाज्य गुणनखंड करते हैं, देखते हैं क्या आता है। सबसे पहले वो कटता किससे ही? 7 2 9 9, 4 13, 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से तो नहीं कट रहा, 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से, 7 से कटेगा क्या? 7 एकम। चलिए इसको डिवाइड देके देख लेते हैं एक बार। 7 4 2 9, इसको किससे भाग देना भैया? 17 से। 17 चौक को 68 होता है, 6 बचेगा, कट जाएगा। 14 में से 8 जाएगा, 6 कट जाएगा, 2 बचेगा, 7 3 51। यहाँ से 1 बचा, 1 बचा। ठीक है, और यहाँ से 9 उतर जाएगा, 17 7 119। ये पूरा कट गया, तो यानी इसको काटा हमने, आ गया 437। यहाँ तक किसी कोई समस्या तो नहीं है? कोई दिक्कत आ रही है भैया? समझ में आ रहा? इसके बाद देखो 437 किससे कटता है? 17 से तो कटेगा नहीं। 437 को देखते हैं एक बार 19 से काट के, क्योंकि अगला संख्या ही हमारा है, क्या पता कट जाए। क्या लिख रहे हैं भैया? 437, 19 से काटो इसको। 19 दूना के 38, यहाँ से 13 में से 8 जाएगा 5, यह कट जाएगा 19 3 57, 23 बार में कट गया। ठीक है, तो 19 से इसको हमने काटा, और ये कितनी बार में कटा?
23 बार में। देखो 23 अभाज्य संख्या होती है, 23 अपने आप से कटती है, 23 एकम 23। थोड़ा कैलकुलेटिव था तो इसको ध्यान देना होगा थोड़ा आपको बढ़िया से। तो किससे कटा है? 17, 19 और 23। तो यहाँ पर लिखेंगे 7, 4, 2, 9 का अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड इसका क्या हो जाएगा भैया हमारे पास? थोड़ा इधर इरेज कर दे रहे हैं आपके लिए हम, ठीक है। इसका अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा हमारे पास? 17 गुणे 19 गुणे 23। 17 गुणे 19 गुणे 23। यहाँ तक बात क्लियर है? जल्दी से इस बात को नोट डाउन कीजिएगा, फिर हम आगे की तरफ बढ़े। चलिए स्टार्ट करते हैं अब अपने दूसरे क्वेश्चन को। इस अध्याय का दूसरा क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम गुणे एचसीएफ के। ये देखो ध्यान देना क्या क्या बातें करनी है। सबसे पहले इसका अभाज्य गुणनखंड करना है, उसके बाद एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है। बात क्लियर है? एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है, ठीक है। तो उससे पहले आपको थोड़ा सा हम जानकारी देना चाहते हैं एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए, तो उसको थोड़ा नोट कीजिएगा, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। आपके लिए हम एक नोट लेकर आए हैं, उस नोट को लिखवा दें। एक सेकेंड रुक जाइएगा। तो एचसीएफ और एलसीएम के लिए एक नोट है, पहले वो नोट लिखेंगे फिर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो नोट क्या है भैया? सबसे पहले उस नोट को देखना, ठीक है। सबसे पहला नोट आपका एचसीएफ के लिए। एचसीएफ के लिए नोट क्या रहेगा? एचसीएफ के लिए आपको क्या नोट करना है कि जो गुणनखंड दोनों में पाया जाए, ठीक है। यहां आप लिखेंगे एचसीएफ क्या होगा? जो गुणनखंड दोनों में पाया जाए, जो गुणनखंड दोनों में पाया जाए, ठीक है। और इसी में आपको ध्यान देना है, जो गुणनखंड दोनों में पाया जाएगा वो रहेगा, और साथ में न्यूनतम घात के साथ होनी चाहिए, न्यूनतम घात के साथ, ठीक है। न्यूनतम घात भी होनी चाहिए। जो गुणनखंड दोनों में पाया जाएगा उसकी बात की जाएगी और उसका न्यूनतम घात बात किया जाएगा, ठीक है। यहां तक कोई समस्या तो नहीं है। एक बार इसको ध्यान से देख लो। जो गुणनखंड दोनों में पाया जाएगा उसको देखना है, जो दोनों में पाया जाए, दोनों में कॉमन हो, ठीक है, उसको लेना और न्यूनतम घात वाला ही लेना है। इसके बाद एलसीएम की बात कर लें। एलसीएम में क्या करना है भैया? एलसीएम की बात करें या तो एलसीएम की बात की जाए तो क्या होगा? एलसीएम में जो दिखे, ठीक है, जो दिखे सब ले लो, जो दिखे सब ले लो, भले ही जो दिखे सब ले लो, ठीक है। जो दिखेगा सब ले लेना है। और कैसा लेना भैया? हमेशा उच्चतम घात वाला के साथ, उच्चतम घात, ठीक है। यह दो बातें आपको ध्यान देनी है। तो गुणनखंड कैसे करना है, एचसीएफ कैसे निकालना है? जो गुणनखंड दोनों में पाया जाता है न्यूनतम घात के साथ वो लेना है, जो दोनों में कॉमन रहेगा वही लेना है, उसके अलावा कुछ नहीं लेना। और एलसीएम में क्या होगा? जो दिख रहा है सबको ले लो, बट किसा लेना है भैया? उच्चतम घात वाला लेना है, कॉमन, ठीक है। चलो देखते हैं सामने से क्या होने वाला है। यहाँ पे क्या मामला, क्या खिचड़ी पकड़ी ने। ये दो नोट आपको लिखना है, याद रखना है, लिखना क्या बस याद रखना आप। पहला क्वेश्चन ध्यान देना, पहले का हल है, यह पहले वाले का हल है, ठीक है। 26 का अभाज्य गुणनखंड, 26 और 51 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य
गुणनखंड। देखो करने का हम तरीका आपको बताएंगे। देखो 26 का अभाज्य गुणनखंड जो निकाल रहे थे ना, वो अभाज्य गुणनखंड आप रफली करना पीछे। 26 का अभाज्य गुणनखंड जैसे निकालते हो, 2 से कटेगा 13 बार में, फिर 13 से कटेगा 1 बार में। ठीक है, तो 26 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 26 बराबर 2 गुणे 13 हो जाएगा। ऐसे ही 91 का अभाज्य गुणनखंड निकालना होगा आपको। 91 का अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालना है, ध्यान देना। आपको क्या करना है, सिंपली ऐसे 91 लिखना है और इस प्रकार से अभाज्य गुणनखंड करना है। ठीक है, आप देखो ये 7 से कटेगा, 7 एक कम 7, 7 तरीके 21, और फिर 13 से कटेगा, 13 कम 13। देखो हमने पता कैसे किया, 13 7 91 होता है, पता चल गया ऐसे ही। यहाँ पर हमको क्या दिखाई दिया भैया, 7 गुणे 13। ठीक, तो एक चीज इसमें नोटिस करना, सबकी घात 1 1 है। कॉमन क्या है दोनों में, देखो दोनों में कॉमन 13 है। ठीक है, तो 13 को एक बार लिखना है, जो कॉमन रहेगा उसे एक बार लिखना है, जो कॉमन नहीं रहेगा उसको एलसीएम वाले में पूरा ले लेना होता है। देखो ध्यान से, एचसीएफ कैसे निकालना है। एचसीएफ बराबर, ठीक है, एचसीएफ किसका निकाल लो भैया, एचसीएफ आप निकाल लो 26 और 91 का। ठीक है, एचसीएफ 26 और 91 का निकाल लो। देखो दोनों में कॉमन क्या है, 13 कॉमन आया है ना, तो जो कॉमन आया है वही क्या हो जाएगा इसका एचसीएफ। देखो जो कॉमन रहेगा वही एचसीएफ बनेगा, वो भी न्यूनतम घात वाला यानी कम घात वाला। तो देखो 13 की घात यहाँ पर कम से कम कितनी है, 1 ही है, तो यहाँ पे न्यूनतम घात 1 है, तो 13 इसका आंसर हो जाएगा। एलसीएम कैसे निकालना है भैया, एलसीएम देखो निकालने का तरीका क्या है, एलसीएम किसका निकालना है, 26 और 91 का। तो देखो करना क्या है, सबसे पहले जो कॉमन है उसको एक बार लिख लो, कॉमन यही है ना, तो इस पूरे कॉमन वाले को एक बार लिखो, और जो कॉमन नहीं उसको भी लो। ये 2 कॉमन नहीं है इसे ले लो, 7 कॉमन नहीं है इसे भी ले लो, यानी जितना सारा आ रहा है सबको ले लेना है। ठीक है, एक बार सबको लिख देना, लेकिन उच्चतम घात के साथ। उच्चतम घात का मतलब क्या, इसकी सबसे उच्चतम घात क्या है, 1 है, इसकी उच्चतम घात 1 है और इसकी उच्चतम घात क्या है, 1 है। सबका आपस में गुणा कर दोगे आपका आंसर आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा भैया, 13 दूना के 26 गुणे 7, 7 छक 42, हाथ में लगेगा 4, 7 दूना के 14 4 18। ठीक है, यह आपका हो जाएगा ऐसा कि एलसीएम 26 और 91 का। यहां तक बात क्लियर हुई, कोई समस्या नहीं है। ऐसे ही आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, नोट कर लिए होगे आप लोग। ठीक है, अभी तो हमने एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीखा, अब क्या करना है भैया, अब इसकी जांच करनी है। जांच कैसे करना है, ठीक है, तो देखो जांच करने का तरीका क्या है, यहाँ पर हम लिखेंगे जांच, क्या लिखेंगे भैया, आगे हम यहाँ पे लिखेंगे जांच। जांच कैसे करनी है, 2 संख्याओं का गुणनफल, जो जैसा लिखा है वैसा लिख लो। यहाँ पे क्या करना है भैया, 2 संख्याओं का गुणनफल, यह बराबर होना चाहिए, किसके बराबर होना चाहिए, एलसीएम गुणे एचसीएफ के, यही बोला गया ना जी। तो देखो 2 संख्याएं हमारे पास क्या है, 26 और 91। ठीक है, 2 संख्या हमारे पास क्या है, 26 और 91, इनका गुणनफल करना है और यह बराबर होना चाहिए, किसके बराबर होना चाहिए, जो एलसीएम और एचसीएफ आया है। एचसीएफ हमारा 182 है और एलसीएम 13, यानी 13 गुणे 182 होना चाहिए। ठीक है, यदि गुणा करने पर ये दोनों बराबर आ जा रहे हैं तब जो हमने किया है वो हमारा पूरा का पूरा सही होगा। ठीक है, तो जल्दी से इसको गुणा करके बताइएगा हमको, तो फटाक से हम इसको लिखें। जल्दी से गुणा कीजिएगा बच्चों। ठीक है, तो हमने गुणा कर लिया, 26 और 91 का गुणा करेंगे तो ऐसा कि आपका आ जाएगा 2366। ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा आपका 2366, और इसका गुणा करेंगे तो इसका गुणा करने पर भी कितना आ रहा है, 23 और 66, यानी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यदि ऐसा नहीं हो रहा है तो समझ जाओ कि आपने कहीं ना कहीं गड़बड़ी की है। तो इस प्रकार से इस सवाल को हमको करना है। बात क्लियर है बच्चों, जल्दी से चीज को नोट डाउन कीजिएगा, फिर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं अपने दूसरे नंबर के प्रश्न को। दूसरा नंबर का प्रश्न क्या है, 510 और 92 का। ठीक है, अब हम देखते हैं अपने दूसरे नंबर के प्रश्न को। दूसरा नंबर का प्रश्न क्या है, 510 और
92 का सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करना है, लिखेंगे का अभाज्य गुणनखंड। इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं। सबसे पहले 510 का अभाज्य गुणनखंड करो, 510 इसका अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। यहाँ पे ये हो गया 510, इसको 2 से पहले काटो, 2 दूना के 4, 2 5 10, 1 बचेगा, 2 5 10। अब किससे कटना है? 5 5 10 3 से कटेगा, 3 7 3 वाले 24, 3 5 15। अभी 3 से कटेगा, ठीक है। 3 दूना के 6 और नहीं 3 से नहीं कटेगा, 8 5 13 हो जाएगा, 5 से कटेगा। अभी 5 1 का 5, 5 7 35, फिर 17 से कटेगा, 17 1 कम 17। यानी इसका अभाज्य गुणनखंड कितना हो गया भैया? 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। ठीक है। ऐसे ही 92 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 92 का अभाज्य गुणनखंड कितना आता है देखते हैं ध्यान से। देखो 92 का अभाज्य गुणनखंड करो इसी प्रकार। 2 से कट रहा है क्या? 2 चौको 8, 2 छक्का 12, फिर 2 से काटो, 2 दूना के 2 3, फिर 23 से कट जाएगा, 23 एक कम 23। तो इसका अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा हमारे पास 2 गुणे 23। ठीक है। इस प्रकार से अभाज्य गुणनखंड हो गया। अब क्या लिखना है भैया? हमको एलसीएम व एचसीएफ लिखना है। ठीक है। अब क्या लिखना है? एलसीएम व एचसीएफ। तो यहां पर लिखेंगे एचसीएफ। किसका एचसीएफ निकालना है? 510 और 92 का। तो एचसीएफ कैसे निकलता है? एचसीएफ निकालने का तरीका क्या है कि आपको दोनों में कॉमन ढूंढना है और कॉमन जो लेना है वो छोटी घात वाली लेनी है। ठीक है। तो देखो दोनों में कॉमन क्या है? दोनों में बस एक ही चीज कॉमन दिखाई दे रही है, ब्लैक पेन से यूज कर रहे हैं। दोनों में कॉमन क्या है भैया? दोनों में बस केवल 2 कॉमन दिखाई दे रहा है और इसकी छोटी सबसे छोटी घात क्या है? 2 की पावर 1। यहाँ पर 2 की पावर 2 हो जा रही है बड़ी घात, लेकिन सबसे छोटी घात क्या है? यह है। इसको जरा घात के रूप में लिख रहे हैं थोड़ा सा और शॉर्ट करके, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2 गुणे 23। ठीक है। ध्यान देना, देखो दोनों में कॉमन क्या है? 2 है, तो ये 2 क्या हो जाएगा भैया? इसका एचसीएफ हो जाएगा। और छोटी घात वाली लेनी है तो सबसे छोटी घात क्या है इसकी? 1 है, तो 1 लिख लो। ठीक है। बड़ी घात नहीं लेनी है, सबसे छोटी घात लेनी है। फिर सुन लो, दोनों में कॉमन जो है उसको लिख लो। पहली बात तो यह, जो भी कॉमन उसको लिख लो। यहाँ पे कॉमन मिल गया। उसके बाद देखो दोनों में सबसे छोटी घात कौन सी है? 1 छोटा है कि 2? घात किसी छोटी? 1 वाले की, तो 1 लिख लो यहाँ पे। यह हो गया हमारा भैया एचसीएफ। ऐसे ही एलसीएम निकालना है। क्या निकालना भैया? एलसीएम निकालना है। किसका एलसीएम निकालना है? 510 और 92 का। 510 और 92 का एलसीएम। तो जो आपको कॉमन दिखाई दे रहा है उसको लिख लो पहले। ठीक है। 2 कॉमन दिखाई दे, दोनों दिखाई दे रहा है, 2 लिख लो। इसके बाद 3 है, 3 लिख लो। जितना जो अंक दिखाई, जो नंबर दिखाई दे रहा है उसको लिखो पहले। 5 दिखाई दे रहा है, फिर 17 दिखाई दे रहा, उसके बाद 23 दिखाई दे रहा। जो संख्याएं दिखाई दे रही हैं उसको सिंपल, देखो एलसीएम में क्या करना है? जितनी सारी संख्याएं दिखाई दे रही हैं सबको लिखो, सबको इकट्ठा। जो सारी संख्याएं दिखाई देंगी सबको एक एक करके लिख लो। देखो 2 दिखाई दे रहा था, 2 हमने लिख लिया। 3 दिख रहा था, 3 लिख लिया। 5 दिख रहा था, 5 लिख लिया। 17 दिख रहा, 17। 23 दिख रहा, 23 लिख लिया। अब क्या करना है? सबको उच्चतम घात के साथ लिखना है। इसमें क्या करना है? उच्चतम घात के साथ। तो देखो उच्चतम घात का मतलब क्या? सबसे ज्यादा घात की घात देखनी है। तो सबसे ज्यादा घात देखो, पहले 2 को देख लो। 2 की उच्चतम घात कितनी है? 2 की उच्चतम घात 2 है। ठीक है। 2 की उच्चतम घात 2 हो गई। 3 को देख लो, 3 एक बार आया, 3 की उच्चतम घात 1 है। 5 एक बार आया, 5 की उच्चतम घात 1। ऐसे 17 और 23 भी एक एक बार आया। तो इन सबको जरा आपस में मल्टीप्लाई करना और करके हमको बताना आंसर कितना आ रहा है। ठीक है। जल्दी से मल्टीप्लाई करके बताओ बच्चों। मल्टीप्लाई करने पे ऐसा क्या आ रहा है? 23460। ठीक है। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो इसका आंसर आएगा आपका 23460। यह हो जाएगा आपका एलसीएम। अब क्या करना है? इसकी जांच करनी है। जांच कैसे करना है? सेम वही प्रोसेस रहेगा पूरा का पूरा जैसा हमने पीछे अपनाया था। ठीक है। इसको इरेज कर दे रहे हैं आपके लिए। अब यहां करेंगे हम लोग क्या? इसकी जांच। तो यहां पर लिखेंगे जांच। जांच कैसे करनी है? 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल, इसका गुणा करना है किसके साथ? सॉरी, यह बराबर होना चाहिए किसके साथ?
HCF गुणे LCM के, यही बोला गया है ना जी। जैसा बोला वैसा करते। दो संख्याएं कौन कौन सी थी? 510 और 92 थी क्या? 510 और 92, 510 गुणे 92, यह बराबर होना चाहिए HCF गुणे LCM के। HCF कितना आया है? 2 आया है। LCM कितना आया? 23460। ठीक है। अब दोनों का गुणा करके देख लेते हैं कितना कितना आ रहा है। इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो आएगा 46,920, और इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो इसका भी कितना आएगा? 46,920। देखो यहाँ पर हमको क्या दिखाई दिया? लेफ्ट हैंड साइड या बराबर किसके है? राइट हैंड साइड के। यह बात क्लियर हुई बच्चों? ध्यान से एक बार पूरा देख लीजिएगा। यह हमने इस प्रकार से किया। सबसे पहले दोनों का अभाज्य गुणनखंड इस प्रकार से हमने कर दिया, घात के रूप में दिखा दिया। HCF कैसे निकालना है? सब जो कॉमन है उसको लिख लो। कॉमन 2 दिखाई दे रहा था, 2 जो कॉमन उसी को लिखना है, उसको कुछ नहीं लिखना है इसमें। जो कॉमन उसको लिख लो। और सबसे छोटी घात क्या है इसकी? 1 है, तो 1 लिख ले, ये हो गया हमारा आंसर। LCM में क्या करना है? जो जितनी सारी संख्याएं देख रही है सबको लिख लो, और फिर उसके बाद इनकी घातों को लिखना है। जो उच्चतम घात वाली है 2, इसकी उच्चतम, इसकी 1 1 1, और इस प्रकार से किया गया, सबका गुणा किया, आंसर आ गया हमारा। फिर इस प्रकार से हमको दो संख्याओं का गुणनफल LCM गुणे HCF करना है, अब पूरा निकाल देना है। ठीक है, बात क्लियर है? जल्दी से इस चीज को नोट डाउन कीजिएगा, फिर आगे की तरफ हम बढ़ेंगे। चलिए अब हम देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर तीसरे को। तीसरा नंबर का क्वेश्चन क्या है? 336 और 54 का LCM और HCF निकालना है। क्वेश्चन नंबर तीसरा आप देखने जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा किसका निकालना है? 336 और 54 का, 336 और 54 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं। सबसे पहले 336 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। इधर हम लोग 3 3 6, इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं। देखो 2 से कट रहा है क्या? 2 1 कम 2, 2 छक्का 12, 2 8 16। अभी 2 से कटेगा, 2 8 16, 2 चौको 8। 2 से कटेगा, सही कटता है ना जी? 2 1 कम 2, 2 छक्का 12, 1 2 8 16। ठीक है, फिर उसके बाद 2 से काटो, 2 चौको 8, 2 दूना के 4। फिर 2 से कटेगा, 2 दूना के 2 1 कम। फिर 3 से कटेगा, 3 7 21। फिर 7 से कटेगा, 7 1 कम 7। ऐसे 54 का भी निकाल लेते हैं लगे हाथ। ठीक है, 54 का भी निकालो। 2 से काटोगे 27 बार में कटेगा। 3 से काटोगे, 3 9 27। फिर 3 से काटोगे, 3 3 के 9, और फिर 3 से काटोगे, 3 1 कम 3। दोनों का हमने निकाल लिया। यहाँ से हमारे पास 3 3 6 का आ जाएगा 336 का। ऐसा कि 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 4 बार 2 है, 1 2 3 4। इसके बाद 3 गुणे 7 है। ठीक है, इसको घात के रूप में लिख लेते हैं। घात कैसे बनेगी इसकी? 1 2 3 4, 2 की घात 4 है। इसके बाद 3 है, 3 की घात 1 है। इसके बाद 7 है, 7 की घात 1 है। ऐसे ही 54 को लिख लो। 54 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा हमारे पास? 2 3 3। ठीक है, 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। देखो 2 कितनी बार आया है? 2 1 बार आया है। और 3 कितनी बार आया है? 3 3 बार आया है। ठीक, अब क्या निकालना है भैया? हमको LCM निकालना है और HCF निकालना है। तो क्या लिखेंगे? HCF, किसका HCF निकालने जा रहे हो? 336 और 54 का। ठीक है, इसका HCF निकालने जा रहे हो तो ध्यान देना। HCF क्या होता है? दोनों में कॉमन देख लो क्या है। देखो इसमें भी 2 आया है, इसमें भी 2 आया है। दोनों में कॉमन वाली लाइन जो है 2 2 की है और 3 3 की है। तो जो कॉमन है उसको इससे पहले हम बना लेंगे। यह कॉमन है। देखो ये बना रहे ना, ये रफली है, इसको उस वहाँ पे बोर्ड में शो न करना। ठीक है, यही आपको सजेशन हम देंगे कि बोर्ड में इसको शो न करना, बस, और कुछ नहीं करना। ठीक है, देखो इसमें भी 2 आया है, इसमें 3 आया है। जो कॉमन आया उसको हमने लिख लिया। अब इनके घातों की बात कर लें तो HCF में क्या बताया था? न्यूनतम घात। HCF में क्या होना चाहिए? न्यूनतम घात होनी चाहिए। न्यूनतम का मतलब कम से कम घात। तो 2 की सबसे छोटी घात कौन सी है? 1 है, तो 2 की सबसे छोटी घात को ले लो।
ठीक। उसके बाद 3 की सबसे छोटी घात क्या है? 3, देखो यहाँ 3 की घात 3 है, 3 की घात 1, सबसे छोटी घात क्या है? 1 है। तो 2 और 3 का आपस में गुणा करो, 2 तिहाई 6, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, एचसीएफ के लिए। ऐसे ही एलसीएम निकालना है। क्या करना है भैया? एलसीएम 336 और 54 का, इसका एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने का क्या तरीका है? जो जो संख्याएं दिख रही हैं सबको लिखो। ठीक है, जो जो दिखाई दे रही है सबको लिखो। 2 दिखाई दे रहा है 2 को लिख लो, 3 दिखाई दे रहा है 3 को लिख लो, 7 दिखाई दे रहा है 7 को लिख लो, यानी जो संख्याएं दिखाई दे रही है सबको लिख लिया हमने। ठीक, इसमें क्या होता है? कॉमन वाले को लिखना होता है। इसमें जो है जितनी सारी संख्याएं दिखाई देंगी सबको लिखना है। अब इनके घातों को लिखना है, लेकिन एलसीएम में घातों को कैसे लिखना है? सबसे उच्चतम घात यानी बड़ी वाली घात को लिखना होता है। तो बड़ी वाली घात कैसे लिखनी है, ध्यान देना। देखो 2 दिखाई दे रहा है, 2 की बड़ी घात कौन सी है? 4 है, 2 की बड़ी घात 4 हो गई। 3 की बड़ी घात कौन सी है? 3 की बड़ी घात 3 है। और 7 की बड़ी घात कौन है? 1 है। इन सब का आपस में मल्टीप्लाई कर दो, एलसीएम आपका आ जाएगा। ठीक है बच्चा, सबका आपस में मल्टीप्लाई करके देखो कितना आ रहा। सबका आपस में मल्टीप्लाई करो, इसका आंसर आ जाएगा ऐसा कि 3024, यानी सबका आपस में मल्टीप्लाई करोगे, 2 को 4 बार, 3 को 3 बार, 7 का 1 बार मल्टीप्लाई, 3024 आंसर आएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा एलसीएम और एचसीएफ। तो इस प्रकार से आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। और इसके बाद हमारा अगला क्या कदम होता है? इनकी जांच करनी है, दो संख्याओं का गुणनफल एलसीएम और एचसीएफ के बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इनका जांच कैसे करना है उसको अब देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो अब क्या देखना है भैया हमको? जांच कैसे करनी है? दो संख्याओं का गुणनफल यह बराबर होना चाहिए एलसीएम गुणे एचसीएफ के। दो संख्याएं कौन कौन सी हैं? 336 और 54। ठीक है, 336 गुणे 54, यह बराबर होना चाहिए एलसीएम गुणे एचसीएफ के। एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम कितना है? 3024 आया है क्या? और एचसीएफ कितना है? 6 आया है। इन दोनों का आपस में गुणा करके देखना होगा कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यदि नहीं आ रहा होगा तो हमने कहीं ना कहीं गलती की होगी। ठीक है, तो इन दोनों का गुणा करोगे तो आपका ऐसा कि आ जाएगा 18144, और इन दोनों का आपस में गुणा करोगे तो आ जाएगा 18144, यानी लेफ्ट हैंड साइड जो होगा वह राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो यह गुणा करोगे तो वही आंसर आता है, यही लगभग सेम ही होता है। तो हमेशा आपको याद रखना, जब भी आप गुणा करोगे यदि आपका सही रहेगा तो कैलकुलेशन करने पे जो आता है दोनों साइड सेम ही होता है, यानी दो संख्याओं का गुणनफल एलसीएम गुणे एचसीएफ के बराबर होता है। यह बात समझ में आ गई? जल्दी से इस चीज को नोट डाउन कीजिएगा, फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे हम। अब हम देखते हैं अपने प्रश्न नंबर 3 को। प्रश्न नंबर 3 क्या है, ध्यान दीजिएगा। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एलसीएम व एचसीएफ ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 को ध्यान दीजिए, इसको अभाज्य गुणनखंड करना है, फिर उसके बाद इसका एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का हल देखिएगा, 12, 15 और 21 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, इन तीनों का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। सबसे पहले 12 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूना के 4 तिहाई 12। ऐसे ही 15 का निकालोगे, देखो अभाज्य गुणनखंड निकालना आप सीख चुके हो, धीमे धीमे आप वहां पे निकाल सकते हो। ठीक है, रफली आप कर सकते हो। 15 का अभाज्य गुणनखंड निकालोगे तो ये आएगा 3 गुणे 5, 3 5 15। ऐसे ही 21 का निकालोगे तो हो जाएगा 3 गुणे 7। ठीक है, अब क्या करना है? एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। सबसे पहले क्या निकालना है? एलसीएम। एलसीएम किसका निकाल ले रहे हो? 12, 15 और पहले एचसीएफ निकालो, एचसीएफ आसान पड़ेगा, एचसीएफ। ठीक है, और 21। एचसीएफ कैसे निकालना है हमने आपको बताया था, जो तीनों में कॉमन दिखाई दे। देखो 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है और 3 यहाँ पर भी है, तो 3 तीनों में है और कोई कॉमन दिखाई दे रहा? नहीं दिखाई दे रहा। जो कॉमन है उसी को लिखना है। ठीक है,
जो कॉमन है उसी को एचसीएफ में लिखते हैं। जो कॉमन हमने लिख दिया, अब सबसे न्यूनतम घात वाले लिखना है। तो सबसे कम घात देखो सबकी एक एक है, तो इसकी घात एक हो जाएगी, तो इसका आंसर कितना आ गया 3। अब क्या लिखना है हमको, एलसीएम। तो यहाँ से एलसीएम किसका निकालना है, 12, 15 और 21 का। एलसीएम निकालने का तरीका क्या है, जितने सारे नंबर दिखाई दे रहे हैं उनको लिख लो। 2 दिखाई दे रहा 2 को लिख लो, 3 दिखाई दे रहा सब में 3 को लिख लो, 5 दिखाई दे रहा 5 को लिख लो, 7 दिखाई दे रहा 7 को लिख लो। ठीक है, सबको उच्चतम घात के रूप में कन्वर्ट करो। देखो यहाँ इसको कन्वर्ट करोगे तो हो जाएगा 2 की घात 2 गुणे 3। ठीक है, इसकी घात 1 है, इसकी घात 1 है, यहाँ पे इसकी घात 1, इसकी घात 1, इसकी घात 1, इसकी घात 1। अब देखो सभी एलसीएम में क्या होता है, सभी नंबर को लेना होता है। सभी नंबर को हमने ले लिया है। अब क्या करना है इसमें हमको, सभी नंबर को लेने के बाद उच्चतम घात को देखना है। तो 2 की उच्चतम घात यहाँ पर क्या दिखाई दे रही है, 2 की उच्चतम घात 2 है, 2 की उच्चतम घात 2 हो जाएगा। 3 की उच्चतम घात क्या है, 3 की उच्चतम घात 1 है तो 1 ले लो, 5 की उच्चतम घात 1 है, 7 की उच्चतम घात 1 है। अब सभी को क्या करो, आपस में मल्टीप्लाई कर दो, और मल्टीप्लाई करने पे जो भी आएगा वो आपका आंसर होगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने पे आपका ऐसा किया जाएगा 420। ठीक, ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। जल्दी से इस चीज को नोट डाउन कीजिएगा, फिर आगे बढ़ेंगे हम। चलिए अब हम देखते हैं अपने दूसरे नंबर क्वेश्चन को। दूसरा क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा इसको। दूसरा है 17, 23 और 29 का अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड। ठीक, तो 17 का अभाज्य गुणनखंड करोगे तो देखो भैया 17 का अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, 17 ही होगा, क्योंकि ये अभाज्य संख्या है। तो इसका मल्टीप्लाई 1 गुणे 17 कर सकते हो आप। इसे ही 23 का करना चाहोगे तो 23 भी एक अभाज्य संख्या है, तो इसका भी क्या बनेगा, 1 गुणे 23 बनेगा। और 29 का करना चाहोगे तो 29 का अभाज्य गुणनखंड, 29 भी एक अभाज्य संख्या है, तो इसको भी क्या लिख सकते हो, 1 गुणे 29। तो अब हमको क्या लिखना है भैया, एचसीएफ लिखना है। एचसीएफ किसका लिखना है हमको, एचसीएफ लिखना है 17, 23 और 29 का। ठीक है, एचसीएफ इन तीनों का लिखना है। देखो तीनों में कॉमन क्या है, तीनों में एक ही कॉमन दिखाई दे रहा और कुछ कॉमन नहीं है, तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा भैया, 1 हो जाएगा। ठीक, एलसीएम निकाल लो ऐसे ही। एलसीएम किसका निकालना है, 17, 23 और 29 का। तो हमने क्या बताया, जितनी सारी संख्याएं दिख रही हैं सबको लिख लो। 1 दिखाई दे रहा, 17 दिखाई दे रहा, उसके बाद 23 दिख रहा है हमको और 29 दिख रहा है। सबको आपस में मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिख दो, आंसर आपका आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई करने पे आपका आ रहा है 11, 33 और 9। मल्टीप्लाई करने पर 11, 33, 9। ठीक है, तो आप कैलकुलेशन है नॉर्मल सा आप घर पे कर सकते हो इसको ट्राई। ठीक है, तो 11, 33, 9 जो है मल्टीप्लाई करने पे आएगा, जो कि इसका एलसीएम होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, इसको ध्यान दीजिएगा, पहले इसको नोट कर लो फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 को देखना। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 8, 9 और 25। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, 8, 9 और 25 का अभाज्य गुणनखंड। 25 का अभाज्य गुणनखंड, इसका अभाज्य गुणनखंड करते तीनों का। 8 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 चौको 8 होता है, यानी 2 की पावर। थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ गया था, चलिए देखते हैं आगे। देखो हमारा सबसे पहले 8 का अभाज्य गुणनखंड करना है। 8 का अभाज्य गुणनखंड करोगे आएगा 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक है, क्या आएगा बच्चों, 2 गुणे 2 गुणे 2। ऐसे ही 9 का अभाज्य गुणनखंड करोगे तो आएगा 3 गुणे 3। और 25 का अभाज्य गुणनखंड करोगे आएगा 5 गुणे 5। इनको घातों के रूप में कन्वर्ट कर लें। क्या घात के रूप में कन्वर्ट करोगे तो हो जाएगा 2 की घात 3। इसको कन्वर्ट करोगे तो हो जाएगा 3 की घात 2। इसको कन्वर्ट करोगे तो हो जाएगा 5 की घात 2। यहाँ तक किसी कोई समस्या तो नहीं है, जल्दी से बता दो फिर हम आगे बढ़ जाएं। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो माइक भी ठीक ठाक चल रहा है हमारा। चलिए अब देखते हैं एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो यहाँ आप लिखेंगे एचसीएफ। एचसीएफ किसका निकाल ले रहे हो, 8, 9 और 25 का।
ठीक है। एचसीएफ कैसे निकालना है, सबसे छोटी घात देखनी होती है इसमें, जो संख्या होती है सबसे छोटी घात किसकी है, जो कॉमन, तीनों में कुछ कॉमन नहीं दिखाई दे रहा, जब कॉमन दिखाई नहीं दे रहा तो एक लिख लो गुणा करके। अब तीनों में कॉमन दिखाई दे रहा, कॉमन दिखाई दे रहा है एक, तो एक हो जाएगा इसका एचसीएफ। एलसीएम कैसे निकलना है, एलसीएम किसका निकालना है, 8, 9 और 25 का। एलसीएम कैसे निकालना है, जितनी सारी संख्याएं दिख रही हैं सबको लिखो, एक दिखाई दे रहा, दो दिखाई दे रहा, तीन दिखाई दे रहा है और 5 दिखाई दे रहा है, सबकी उच्चतम घात लिख लो। 2 की उच्चतम घात 3 है, 3 की उच्चतम घात 2 है और 5 की उच्चतम घात 2 है। ठीक है, सबको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, सबको आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर जो आएगा बच्चा हुआ 1800 आएगा। ठीक है, जो कि राइट आंसर होगा। जल्दी से इस बात को नोट डाउन कीजिए फ्रेंड्स। यहीं पर करते हैं वीडियो को समाप्त, क्योंकि ये जो वीडियो है काफ़ी लंबी हो चुकी है। ठीक है, तो अब अगली वीडियो जब इसका पार्ट 2 आएगा तो उसमें हम क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। सारे 4, 5, 6, 7 तक क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चंस को करेंगे और साथ में कुछ एग्जाम्पल्स भी छूट गए हैं, उन एग्जाम्पल्स को भी देखा जाएगा कि कौन कौन से एग्जाम्पल आपके लिए बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक से और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और नीचे बने बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि मेरी वीडियो सभी तक पहुंच सके और सभी को हेल्प हो सके। आज के लिए रखते इतना ही, कल फिर मिलेंगे। जय हिंद।